हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अ, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला यूनिट है उसका स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, एक फैक्ट है एटम के बारे में कि एटम में जो है तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम। इसका मतलब जो न्यूक्लियस रहेगा वो न्यूक्लियस मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही बना रहेगा और उसके आजू बाजू में रिवॉल्व होंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल के और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में एटम के इलेक्ट्रॉन्स। द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द चेंजेस इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम। देखिए जनरली हम लोग जो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, उनमें चेंज होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम एंड देयर एटॉमिक न्यूक्लियाई रिमेन अनअफेक्टेड। इसका मतलब जब भी कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो पार्टिसिपेटिंग एटम जो होंगे उनके एटॉमिक न्यूक्लियस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में असर पड़ता है। In the beginning of 20th century, another kind of the reaction which involved changes in the atomic nucleus were observed by the scientists। तो देखिए 20th सेंचुरी की शुरुआत में क्या हुआ, एक अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन पता चली, ट्रांसफॉर्मेशन पता चले, जिसमें एटॉमिक न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस हो रहे थे जो साइंटिस्ट को ऑब्जर्व हुए और इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस को नाम दिया गया है न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ न्यूक्लियस में आ रहे हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस में आ रहे हैं। द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो फिर ऐसी नई ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी किया गया, उनको नाम दिया गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चेक करने हैं, इसमें सिर्फ आपको न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आते हैं वही चेक करने हैं। द न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बी डिफाइंड एज, अभी देखिए इसकी डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर चेंजेस। यानी ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे एटम का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, दोनों चीजें स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस भी स्टडी करेंगे और न्यूक्लियस में जो चेंजेस आते हैं वो भी स्टडी करेंगे। फ्रॉम द वेरियस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, Rutherford calculated that the nucleus of an atom has an effective diameter of 10 raised to the power minus 14 centimeter, whereas the diameter of an atom itself is about 10 raised to the power minus 8 सेंटीमीटर। देखिए अभी रुदरफोर्ड ने बहुत सारे स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट किए और उसको ऐसे पता चला कि जो इफेक्टिव डायमीटर है किसी एटम का, सॉरी न्यूक्लियस का, वो होता है 10 रेस टू द पावर माइनस 14 सेंटीमीटर, है ना, बहुत छोटा होता है। लेकिन एटम का जो खुद का डायमीटर है वो है 10 रेस टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखिए ये माइनस 14 सेंटीमीटर हो गया उसका न्यूक्लियस का डायमीटर, लेकिन एटम का डायमीटर है 10 रेस टू द पावर माइनस 8। मतलब दोनों में 10 रेस टू द पावर माइनस 6 का डिफरेंस है। दैट इज डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज approximately 1 divided by 1 lakh of the diameter of an atom। इसका मतलब जो आपका न्यूक्लियस रहेगा वो न्यूक्लियस ओरिजिनल एटम के 1 लाख गुना छोटा होगा। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 रेस टू द पावर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर। अभी देखिए एक्चुअल में जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की वो 10 रेस टू द पावर 13 ग्राम एक cm³ में, दैट इज अबाउट 10 रेस टू द पावर 15 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। यानी कि जो हम लोग ऑर्डिनरी मैटर देखते हैं उस ऑर्डिनरी मैटर से इसकी डेंसिटी 10 रेस टू द पावर 15 टाइम्स ज़्यादा है। आप इमेजिन कर सकते हो कि जो न्यूक्लियस है वो कितना डेंस होगा, हाईली डेंस होगा। जो न्यूक्लियाई आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखिए जो न्यूक्लियस है वो जनरली बने हुए होते हैं प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। दिस पार्टिकल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। देखिए इन दोनों को, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को, हम लोग कलेक्टिवली बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। यानी कि जब भी हम लोग न्यूक्लियॉन वर्ड यूज करेंगे तो उसमें दोनों वर्ड्स आ जाएंगे, प्रोटॉन भी आ जाएंगे और न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे। कन्वेंशनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स Z एंड N रिस्पेक्टिवली। देखिए
तो जनरली हम लोग जो है प्रोटॉन का नंबर Z से इंडिकेट करेंगे और न्यूट्रॉन्स का नंबर N से इंडिकेट करेंगे। A nucleus is generally symbolized by ZXA। इसका मतलब देखिए अभी, Z मतलब उसके प्रोटॉन का नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर, X मतलब वो खुद एलिमेंट है और A मतलब उसका एटॉमिक नंबर, सॉरी उसका मास नंबर। देखिए Z मतलब उसका एटॉमिक नंबर, जो नंबर इंडिकेट करेगा आपके प्रोटॉन या फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स, और X मतलब खुद एलिमेंट है और A मतलब उसका मास नंबर। दिस इज द सिंबल ऑफ द केमिकल एलिमेंट X having Z protons and total number of protons and neutrons is equal to A। देखिए जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो किसके बराबर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे A के बराबर, दैट इज A इज इक्वल टू Z प्लस N। A is called as mass number of the nucleus। देखिए थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हमको, एलिमेंट लिखेंगे हम लोग X, उसका मास नंबर सिर के ऊपर लिखेंगे। मास नंबर कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और Z लिखेंगे नीचे, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखते हैं हम लोग न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन, R इज इक्वल टू R0 multiplied by A raised to the power 1 by 3, where R is the radius and A is the mass number of the given nucleus, and R0 is constant, R0 is equal to 1.3 into 10 raised to the power minus 13 सेंटीमीटर। अभी देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में R की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है किसी गिवन एटम के लिए, लेकिन अगर उसका हमको मास नंबर पता है तो उसको मेजर करने की जरूरत नहीं है, ये R0 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो इस R0 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली A रेस टू द पावर 1/3 से, मतलब उसके मास नंबर को लेंगे और मास नंबर का पावर रख देंगे 1/3, मतलब क्यूब रूट लेंगे, तो आपको डायरेक्टली उसकी एटॉमिक न्यूक्लियर रेडियस आपको मिल जाएगी, न्यूक्लियर साइज मिल जाएगी। देयर आर सर्टेन न्यूक्लियाई विच अंडरगो स्पॉन्टेनियस चेंज विद टाइम। देखिए अभी कुछ न्यूक्लियस ऐसे होती है जिनमें खुद की खुद में कुछ चेंजेस आते हैं टाइमिंग के साथ, वो खुद को चेंज करते रहेंगे। न्यू न्यूक्लियाइड्स आर फॉर्म्ड बाय सच चेंजेस विच मे बी अकम्पनाइड बाय रीअरेंजमेंट और लॉस ऑफ सम ऑफ देयर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखिए अभी क्या होता है, जो नए न्यूक्लियाइड्स बनेंगे वो क्यों बनेंगे, ऐसे चेंजेस की वजह से बनेंगे। वो जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस आएंगे एक तो रीअरेंजमेंट की वजह से, या फिर कुछ उसके प्रोटॉन्स लॉस हो जाएंगे, कुछ उसके न्यूट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे। तो सच न्यूक्लियाइड्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे न्यूक्लियस जिनका स्पॉन्टेनियस चेंज आता है विद टाइम के साथ, वो चेंजेस आएंगे, वो लॉस करेंगे कुछ ना कुछ, जैसे कुछ प्रोटॉन लॉस कर देंगे या फिर कुछ न्यूट्रॉन लॉस करेंगे, तो कुछ नए न्यूक्लियाइड्स उससे फॉर्म होंगे। तो ऐसे न्यूक्लियाइड्स को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव या फिर अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स। अभी रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है वो देखते हैं। देखिए मैडम क्यूरी एंड बिक्वेरल आफ्टर एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट। देखिए इसके ऊपर सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन किया था रेडियो एक्टिव डीके के लिए, वो किया था मैडम क्यूरी ने और बिक्वेरल ने। तो उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किया और उनको ऐसे दिखा कि ऐसे न्यूक्लिया ऑफ द एलिमेंट्स विद एटॉमिक वेट्स ग्रेटर देन दैट ऑफ लीड। देखिए ऐसे न्यूक्लियस कुछ एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक वेट लीड से ज्यादा होता है, आर अनस्टेबल। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट लीड से ज्यादा था वो अनस्टेबल थे एंड कैन ब्रेक डाउन विद द इमिशन ऑफ रेडिएशन, और वो खुद को ब्रेक कर सकते थे इमिशन करके। किसका, रेडिएशन का इमिशन करके। वो अनस्टेबल होने की वजह से रेडिएशन का इमिशन करेंगे और खुद ब्रेक डाउन हो जाएंगे। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। तो ऐसा इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, एंड सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। देखिए क्या बोला गया है, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक वेट लीड से ज्यादा है वो अनस्टेबल होते हैं और वो खुद को ब्रेक डाउन करेंगे बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी उनसे रेडिएशन का इमिशन होगा और खुद को ब्रेक डाउन करेंगे। तो इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, और ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इफ डिके टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली इट इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। देखिए अगर वो डीके जो हो रहा है, रेडियो एक्टिव डीके जो हो रहा है, डीके होना मतलब क्वांटिटी कम होना या फिर खुद को डिस्ट्रॉय कर देना, दैट इज कॉल्ड डीके। तो ऐसा डीके अगर होता है स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद ब खुद हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। एंड इफ द न्यूक्लियर ब्रेकडाउन caused by
exposure to rays from the radioactive substances, the phenomenon is called artificial or induced radioactivity। देखिए, और अगर ऐसा ही न्यूक्लियर ब्रेकडाउन हमको दिखता है, लेकिन कब दिखेगा, जब हम उसके ऊपर एक्सपोजर करेंगे टू द रेज, उसके ऊपर रेज डालेंगे फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकले हुए रेज डालने के बाद अगर न्यूक्लियर ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल या फिर इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। अब ये कैसे काम करता है मैं थोड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्लिसरीन के ऊपर KMnO4 डालकर H2SO4 डालते हैं तो खुद ब खुद आग लग जाएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। लेकिन अगर हम कोई कागज लेते हैं और कागज को आग लगाने के बाद कागज खुद जलने लग जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी के लिए उस सब्सटेंस के ऊपर रेडियो एक्टिव रेज गिरना जरूरी है, तभी उसमें इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी आएगी। उसी का दूसरा नाम है आर्टिफिशियल, क्योंकि वो आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है। ड्यूरिंग द डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का डिके होगा, फॉर एग्जाम्पल हेलियम आयंस, तो सॉरी, कुछ रेडिएशंस उसमें से बाहर निकलेंगे जो हो सकते हैं हेलियम आयंस, उसको बोलेंगे अल्फा डीके। या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग बीटा डीके। या फिर पॉजिट्रॉन बाहर निकलेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे बीटा पॉजिटिव डीके। देखिए अभी क्या होता है, जब किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का डीके होता है तो उसमें से हेलियम निकल सकते हैं। जब हेलियम निकलेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा डीके। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का बीम बाहर निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बीटा निगेटिव डीके। देखिए अभी बीटा के ऊपर निगेटिव साइन, इलेक्ट्रॉन के लिए बीटा डीके। और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के मास वाली स्पेसीज, लेकिन उसके ऊपर चार्ज जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट रहेगा, मतलब वो चार्ज रहेगा पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन को समझ लीजिए हम लोग ई निगेटिव दिखाते हैं, तो पॉजिट्रॉन को दिखाएंगे ई पॉजिटिव, तो उसको बोलते हैं हम लोग बीटा डीके आर इमिटेड। फॉर एग्जाम्पल अल्फा डीके निकलेगा तो 2He4 बाहर निकलेगा। बीटा निगेटिव डीके के लिए -1E0 और बीटा पॉजिटिव डीके के लिए +1E0। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। देखिए अगर कोई एलिमेंट है जो हम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली केस कंसिडर करते हैं, अगर हम लोग अल्फा डीके की बात करते हैं तो उसमें से बाहर निकलेगा 2He4। 2He4 बाहर निकल रहा है, इसका मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर x है वो एलिमेंट A है, उसका मास नंबर है y। तो अगर उसमें से 2He4 बाहर निकल गए तो उसका जो x है वो 2 से कम हो जाएगा और y जो है वो 4 से कम हो जाएगा। इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर, वो एलिमेंट जो है अभी A नहीं बचा, वो एलिमेंट B हो चुका है, उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो चुका है और उसका मास नंबर 4 से कम हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं बीटा डीके की, इलेक्ट्रॉन डीके जिसको बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है -1, तो उसमें क्या होगा देखिए, तो एलिमेंट सेम रखा है हम लोगों ने एक्स ए वाई, तो इसका एक्स की वैल्यू जो है वो एक से बढ़ जाएगी। देखिए क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू एक से बढ़ रही है अल्फा डीके में, सॉरी बीटा डीके में, बीटा निगेटिव डीके में। और लेकिन अगर हम लोग बीटा पॉजिटिव डीके की बात करते हैं, यहाँ पर +1 लिया गया है, एक्स ए वाई लिखा है, तो वो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू एक से कम हो जाएगी। y एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू एक से, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, x की वैल्यू एक से कम हो जाएगी और ये बीटा डीके का, बीटा पॉजिटिव डीके कहलाएगा। अभी देखते हैं, तो रेडियो एक्टिव डीके अल्फा बीटा माइनस बीटा पॉजिटिव, मतलब ये अल्फा डीके, ये इलेक्ट्रॉन डीके, ये पॉजिट्रॉन डीके, इन मेनी केसेस अकम्पेनाइड बाय प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ गैमा प्रोटॉन्स। अभी देखिए क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव डीके होगा बहुत सारे केसेस में उसमें प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैमा प्रोटॉन। फर्दर द बीटा पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स आर अकम्पेनाइड इनवेरिएबली बाय न्यूट्रॉन्स। अभी ये जो बाहर निकलते हैं वो न्यूट्रॉन से निकलेंगे with beta negative and nu with beta positive. These radiations are of high energy। अभी देखिए ये जो रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं न्यूट्रॉन से, सॉरी न्यूक्लियस से, न्यूट्रॉन की वजह से, वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाले होते हैं। इनमें एनर्जी होती है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग एनर्जी होती है उसके ऑर्डर में। एंड हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। देखिए ये जो रेडिएशन बाहर निकल रही है इनकी एनर्जी 10⁻³ से लेकर 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी, लेकिन इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होगा। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब उस मटेरियल के आर पार घुस जाना। द रेंजेस ऑफ पेनिट्रेशन थ्रू एयर बाय अल्फा बीटा एंड गैमा फोटॉन्स फोटॉन्स ऑफ अ गिवन एनर्जी आर इन ऑर्डर। देखिए अभी
इनका जो रेंज है, रेंज मतलब रेंज ऑफ पेनिट्रेशन, रेंज ऑफ पेनिट्रेशन का मतलब क्या होगा, ये कितनी दूर तक आर पार निकलते चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो रेंज है वो गामा की है। देखिए, गामा बहुत दूर तक निकल जाएगा मटेरियल में, उससे थोड़ा दूर जाएगा बीटा, और सबसे कम जाएगा अल्फा। अल्फा के पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम, गामा का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा, यानी बीच में वो अटक जाएगा। दे आयोनाइज द एटम्स ऑफ द मैटर दे पास थ्रू। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जो रेडिएशन जब पास होंगे किसी एटम से, किसी मटेरियल से, तो मटेरियल के एटम को ये आयोनाइज कर देंगे, एंड देयर बाय लूज देयर एनर्जी ग्रेजुअली। देखिए अभी क्या होता है, जब ये किसी मटेरियल से पास होंगे तो उनके एटम्स को ये आयोनाइज करना शुरू कर देंगे, और जब ये किसी एटम को आयोनाइज करेंगे तो इनकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी। तो इनका जो आयनाइजिंग पावर है ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। इसका मतलब जो आयनाइजिंग पावर है अल्फा का वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे थोड़ा कम हो जाएगा बीटा का, और सबसे कम हो जाएगा गामा का, क्योंकि गामा का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा था इसलिए उसका आयनाइजिंग पावर कम हो जाएगा, और अल्फा का पेनिट्रेशन पावर सबसे कम था इसलिए उसका आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा था। अभी हम लोग देखेंगे डीके काइनेटिक्स एंड डीके कांस्टेंट। अभी डीके काइनेटिक्स का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कागज को आग लगा देंगे तो किसी पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद हमको वो कागज नहीं दिखेगा, वहां पे सिर्फ राख बच जाएगी, लेकिन कागज तो इमीडिएटली जलकर खाक नहीं होगा, धीरे धीरे ही जलता रहेगा। इसका मतलब जो हम लोग रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी रेडियो एक्टिविटी तो दिखाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा। इसका मतलब वो पर्टिकुलर रेट के साथ दिखाएगा, तो वही रेट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, द रेट ऑफ डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट any instant is proportional to the number of its atom present at that instant। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डीके का रेट, देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डीके का रेट जो है किसी भी पर्टिकुलर टाइमिंग पे अगर आप मेजर करते हो तो वो डिपेंड करता है उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स वहां पर बचे हैं एट दैट इंस्टेंट। जितने ज्यादा बचे होंगे उतना ही उसका प्रोपोर्शनलिटी रेट ज्यादा रहेगा, उसका डीके का रेट ज्यादा रहेगा, जितने कम बचे होंगे उतना उसका रेट कम होगा। अब ये सिंपल सा है, आपकी जेब में जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतना ही आप खर्च करोगे, और जितना कम पैसा बचेगा उतना आप उसको जो खर्च करने का रेट है वो कम हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पर है, वो कन्वर्शन तब तक ज्यादा रेट में दिखाएगा जब तक उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। जैसे उसके नंबर ऑफ एटम्स कम होते चले जाएंगे उसका डीके का रेट भी कम होते जाएगा। एज द डीके प्रोसीड्स द नंबर ऑफ द पेरेंट एटम। अभी पेरेंट एटम मतलब जो शुरुआत में हमने लिया है, जो एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी दिखा रहा है, जो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट एटम। डिमिनिशेस एंड सो डज द रेट ऑफ डीके। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे डीके प्रोसीड होगा तो जो हम लोगों ने एटम लिया है शुरुआत में वो भी कम कम होते चले जाएगा, इसका मतलब रेट ऑफ डीके भी कम कम होते चले जाएगा। द काइनेटिक्स ऑफ द डीके कन्फर्म स्ट्रिक्टली द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। अभी देखिए जो केमिकल काइनेटिक्स आप स्टडी कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो इसका डीके का रेट दिखता है वो फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ मतलब क्या होगा, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एन। अभी देखिए ये डी एन बाई डी टी मतलब एन मतलब नंबर ऑफ एटम्स टाइमिंग के साथ कम हो रहे हैं, मतलब निगेटिव चार्ज। रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कम होते जा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने निगेटिव चार्ज निगेटिव साइन लिया है। ये बराबर हो जाएगा या फिर प्रोपोर्शनल होगा एन के साथ। एन मतलब उसी का खुद का नंबर, जो हम लोगों ने पहले भी देखा है। इसका जो रेट है वो रेट एन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, लेकिन इक्वल टू के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया लैम्बडा। अभी लैम्बडा मतलब क्या हो गया, वेयर लैम्बडा इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डीके कांस्टेंट। अब ये डीके कांस्टेंट क्या है, हैविंग द डायमेंशंस ऑफ टाइम, यानी पर सेकंड। ये टाइम इनवर्स मतलब पर सेकंड उसका फॉर्मूला। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, देखिए क्या लिखा है, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा एन। अभी ये इधर एन उधर भेज देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा डी एन बाई एन, और ये माइनस उधर चला गया, ये माइनस लैम्बडा वैसा ही बचा है, डी को उधर भेज दिया तो ये हो गया डी टी। अभी देखिए इसको अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, डी एन बाई एन का इंटीग्रेशन होता है एल एन एन। ये अभी कैसे आया, वन बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आता है लॉग एक्स, तो ये हो गया एल एन एक्स एल एन एन, यानी लॉग एन हो गया, और ये माइनस लैम्बडा वैसे ही रहा। डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, और ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
एट अभी देखिए जो हमको नया इक्वेशन मिला है वो एल एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस सी मिला है। अभी इस केस में हमको सी की वैल्यू फाइंड करना है। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वाली कंडीशन यूज करेंगे। इनिशियल कंडीशन जब टाइमिंग जीरो था तो आपके जो एन कैपिटल एन था, कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ एटम्स, वो शुरुआत में सबसे ज्यादा रहेंगे, दैट इज एन जीरो, एन ओरिजिनल स्टार्टिंग टाइम में एन की वैल्यू एन जीरो लेंगे। एन जीरो मतलब इट इज नॉट इक्वल टू जीरो बट इट इज फॉर इनिशियल केस। तो इसका मतलब एन की जगह पे अगर एन जीरो लिख देंगे हम लोग तो टी की जगह पे लिख देंगे जीरो। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एल एन ऑफ एन जीरो इज इक्वल टू ये माइनस लैम्बडा इंटू जीरो हो जाएगा प्लस सी। इसका मतलब एल एन एन जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस सी। तो सी की वैल्यू मिल चुकी है हमको, सी की वैल्यू इज इक्वल टू एल एन ऑफ एन जीरो। तो ये एल एन ऑफ एन जीरो लिख देंगे हम लोग इस इक्वेशन में, तो हमको नया इक्वेशन मिलेगा एल एन इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी प्लस एल एन ऑफ एन जीरो। अभी ये एल एन ऑफ एन जीरो इस साइड में लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी नया इक्वेशन मिलेगा एल एन माइनस एल एन ऑफ एन जीरो इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। लेकिन लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, दैट इज इक्वल टू एल एन ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन जीरो, दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। लेकिन अगर हमको ये एल एन कैंसिल करना है तो अपोजिट साइड में जो है ई के पावर में लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा एल एन कैंसिल, ये बचेगा एन डिवाइडेड बाय एन जीरो दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। और अभी अगर ये n वैसा का वैसा ही रख दिया तो n जीरो उधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू n जीरो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने पहले क्या किया, एल एन के बाजू में ए माइनस एल एन एन जीरो लेके आ गए, ये माइनस हो गया तो माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब लॉग एन माइनस लॉग ऑफ एन जीरो होता है लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन जीरो। और उसके बाद हम लोगों ने एल एन कैंसिल करने के लिए ये वाली टर्म ई के पावर में लेके चले गए और ये डिवाइडेड बाय एन जीरो इधर आके मल्टीप्लाइड में चला गया। वेयर एन जीरो एंड एन आर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। अभी देखिए जो एन जीरो और एन है ये नंबर ऑफ एटम्स है किसके, पेरेंट एलिमेंट के। लेकिन एन मतलब रिमेनिंग एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, शुरुआत में लिए तो एन जीरो थे और आफ्टर टाइम टी जो है वो आफ्टर टाइम टी थे एन। इसका मतलब एन जीरो इज ग्रेटर देन एन। जब टाइमिंग टी शुरुआत में लेंगे टी जीरो रहेगा तो एन की वैल्यू एन जीरो हो जाएगी और टाइमिंग टी के समय एन की वैल्यू एन हो जाएगी। द एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ द डीके रेट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। अभी देखिए एक्सपोनेंशियल रेट है तो सबसे पहले ग्राफ में हम लोगों ने लिया एन वर्सेस टाइम टी तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिला। लेकिन जब हम लोगों ने लॉग एन वर्सेस टाइमिंग टी लिया तो हमको मिला एक स्ट्रेट लाइन, ये दिखा था इसका ओरिजिनल रेट लॉ। कन्वर्टिंग नेचुरल लॉग टू बेस 10। अभी देखिए ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम लोगों ने लिया था नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को हम लोगों ने अगर नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं एल एन को, ये टर्म लेंगे हम लोग, ये जो टर्म लिया है एल एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन जीरो इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। अभी ये एल एन को कन्वर्ट कर देंगे लॉग में तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन जीरो। तो ये नया इक्वेशन मिलेगा 2.303 log ऑफ n जीरो डिवाइडेड बाई n दैट इज इक्वल टू लैम्डा टी। ये माइनस कैंसिल करने की वजह से n देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया तो ये n जीरो ऊपर और n नीचे चला गया और उसके बाद ये 2.303 उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा तो ये मिल जाएगा log n जीरो डिवाइडेड बाई n दैट इज इक्वल टू लैम्डा टी डिवाइडेड बाय 2.303। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज द इक्वेशन फॉर रेट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, जहां पर एन जीरो मतलब इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियली जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे पेरेंट एटम के वो, एन मतलब टाइमिंग टी के बाद जो एटम बचेंगे वो, लैम्डा इज डीके कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर एटम एंड टी इज द टाइम, जिस टाइमिंग पे आपको एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और जो हाफ लाइफ पीरियड है और मीन लाइफ है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।